बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एनालिसिस टुडे में मैं हूं साजिद शाह। नाज़रीन, आज जिस शख्सियत के घर पर हम मौजूद हैं वो प्रोफेशनल लॉयर हैं। 1992 में अपने कैरियर का आगाज़ किया और प्रॉपर प्रोफेशनली अपने कैरियर को आगे लेके बढ़े और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लॉयर हैं। इसके अलावा मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी हैं, सोशलिस्ट हैं, एक्टिविस्ट हैं और इसके अलावा लेक्चरर भी रहे हैं, लॉ कॉलेजेस में पढ़ाते रहे हैं। इन्हीं से आज हम सियासत के ऊपर इनकी बड़ी अच्छी ग्रिप है, गहरी नज़र है, इन चीज़ मामलात को समझते हैं। इनसे आज हम वकला की वेलफेयर के हवाले से बात करेंगे, वकला के इलेक्शंस के हवाले से बात करेंगे, जो जनरल इलेक्शंस हैं और जो पाकिस्तान की हालिया सियासत है उस पर बात होगी और साथ साथ बात होगी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं किस कदर वो कामयाब हैं, वो प्लानिंग है उनमें कहाँ कहाँ पे खामियां हैं, किस तरीके से अमेंडमेंट ज़रूरी है, इस वक्त की ज़रूरत है। इन तमाम हवालों से बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं चौधरी मोहम्मद वारिस खान, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आज का प्रोग्राम जो ख़ुसूसी तरतीब दिया गया, आपकी लोकेशन के ऊपर हम मौजूद हैं। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया, वक्त दिया यहाँ पर प्रोग्राम के हवाले से। और इसके साथ साथ आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते ही साथ साथ पूछना चाहूँगा, 1992 में आपने करियर का आगाज़ किया, तो क्या सोची, क्यों वकालत की तरफ आपका इंटरेस्ट आया? फैमिली की वजह से या कोई और वजूहत थी? देखिए, वकालत जो प्रोफेशन है ना, बुनियादी तौर पर ये आवाज़ है, ये हक़ की आवाज़ कहिए इसको, आप जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ कहिए, अपने हुकूक के हुसूल की आवाज़ कहिए। तो शुरू से ज़माना तालिब इल्मी से मेरा ताल्लुक़ जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स के साथ रहा, तो उसमें बुनियादी तौर पर यही एक शोबा है जो मैं समझता हूँ कि मुआशरत के साथ आप चल सकते हैं और मुआशरे में अपनी ख्वाहिशात को लेकर पॉजिटिविटी को आगे बढ़ा सकते हैं। किसी मज़लूम का साथ दे सकते हैं, किसी के हक़ की आवाज़ बन सकते हैं। कोई इंस्पिरेशन भी थी किसी के साथ, या फैमिली में से किसी को देखा, या वैसे किसी सीनियर लॉयर को देखा और दिल किया कि मैं इस तरफ आऊँ? मलिक रब नवाज़ नून साहब, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे, मेरे उस्ताद हैं और फ़ौजदारी में बहुत बड़ा नाम, उन्होंने बहुत नाम कमाया और प्रोफेशन के हवाले से जो चूँकि आप ख़ुद वकील हैं, जो प्रेसिडेंटेड लॉ है बहुत सारे केसेस में नून साहब का नाम बड़े इज़्ज़त के साथ लिया जाता है जुडिशरी के हलकों में, वकला के। बेहतरीन हो गया। अच्छा सर, आजकल जो ट्रेंड है यंगस्टर्स का, यंग वकला आ रहे हैं, वो सुना भी जाता है, कुछ प्रैक्टिकली देखने में भी आ रहा है कि वो तालीम पर तवज्जो या आगे पढ़ने पर या सीखने पर तवज्जो कम दे रही हैं, सियासत पर उनका एम्फेसाइज ज़्यादा है, उनके कंसंट्रेट ज़्यादा कर रही हैं और इलेक्शंस की तरफ आ रही हैं। तो आपने उस तरीके से इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लिया, इसकी क्या वजह है? नहीं, उसमें ऐसे है शाह जी कि मैं ने जब 92 में आगाज़ किया वकालत का, और अल्लाह पाक के फजल व करम से अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी, मैंने अच्छा काम किया वकालत में। 2001 में मुझे मौका मिला, मैं पिंडी बार की सेक्रेटरी की हैसियत से मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया और मुझे अल्लाह ने इस ख़ास इज़्ज़त से नवाजा कि उस वक्त मुझे बहुत अच्छे वोटों के साथ मुंतखब किया गया। 2001 में मैं पिंडी बार का सेक्रेटरी रहा। इलेक्शन बुनियादी तौर पर बहुत मस्बत चीज़ है, मैं इसके हक़ में हूँ कि हमारे नौजवान वकला को प्रोफेशन में अपनी पहचान बनाने के बाद इलेक्शन ज़रूर लड़ना चाहिए। लेकिन जो आपके सवाल का पहला हिस्सा है कि हमारे नौजवान इलेक्शन की तरफ ज़्यादा जल्दी चले आते हैं, जी 2-3 साल का इलेक्शन का टाइम होता है, ये जो तहरीक के बाद हमारी सूरत हाल बदली है ना, के बाद जी, जो बहाली अदलिया की तहरीक थी ना, उसमें नौजवान वकला ने बहुत भरपूर किरदार अदा किया उस तहरीक में। चूँकि किसी भी तहरीक का जो ज़ोर होते हैं, जो चेहरा होते हैं, जो फोर्स होते हैं, वो नौजवान लोग होते हैं। तो इसी तरह जो हमारी तहरीक थी, इसमें भी हमारे नौजवान ने बहुत ज़ोर का किरदार अदा किया और वो जो बार की पॉलिटिक्स में उसका किरदार बढ़ गया। तो फिर जो वापस लाने के लिए, जहाँ तक हमारा नौजवान जा चुका था, उसको वापस लाने के लिए मैं समझता हूँ कि हमारी सीनियर लॉट से एक थोड़ी सी कोताही हुई है।
और हम नौजवानों को वापस प्रोफेशनली उस तरह इंगेज करने में कामयाब नहीं हो सके। एग्री करते हैं कि पहले 3, 4, 5 साल वकला को पहले जी हाँ, सीखना चाहिए, प्रोफेशनली स्ट्रांग होना चाहिए, फिर कंसंट्रेशन उधर करनी चाहिए। क्योंकि मैं अपनी सवाल को आपसे जवाब देने से पहले ये बात पूछना चाहूँगा, क्योंकि अब भी जो यंगस्टर्स का अभी दानियाल बुखारी वाला आपको याद है इशू हुआ, बाकी यंगस्टर्स के काफ़ी मसाइल हैं जो डेली बेसिस पे झगड़े और कानून को हाथ में, इससे पहले डॉक्टरों वाला इशू हुआ, तो क्या वकला की तरबियत में कमी है, सियासत की तवज्जो है, प्रोफेशनल? नहीं जी, मैं इस हवाले से आपसे इत्तफाक नहीं करूँगा। ये जो बात आपके सवाल का पहला हिस्सा है ना जी, कि किसी भी वकील को पहले प्रोफेशनली साउंड होने के बाद प्रोफेशनली अपनी कैपेबिलिटी जो है उसको मनवाने के बाद पॉलिटिक्स में आना चाहिए, इसमें कोई केवल नहीं है। देयर इज़ नो केवल टू दिस प्रपोजिशन। क्योंकि एक नौजवान जब वकालत में आता है तो उसकी पहचान एक वकील के तौर पे होनी चाहिए, उसको अपने पेशे पर, अपने शोबे पर दस्तरस होनी चाहिए। जो दूसरी बात आपने कही है ना जी कि ये जो तरबियत का फुकदान और नौजवानों के लड़ाई झगड़े, देखिए मुआशरे में जो इन्हतात है ना वो बढ़ गया हुआ है, ऐसा ही है। और चूँकि वकील, नौजवान वकील भी इसी मुआशरे का हिस्सा है। दानियाल बुखारी के वाक़े की आपने जिक्र किया, मुझे उस वाक़े की ज़्यादा तफसीलात नहीं पता है, लेकिन उसकी जो सोशल मीडिया पे या हमारी बार में जो सुनने में बात आई है, उसमें बुनियादी बात यही हुई ना कि वो जो एक पुलिस वाला है वो किसी शहरी के साथ ज़्यादती कर रहा था और एक नौजवान वकील से रहा नहीं गया और उसने मदाखलत की इस बात पे। तो ये दिस इज़ द बेसिक स्पिरिट ऑफ ए लॉयर, जहाँ वो जुल्म होता देखता है। बीइंग अ लॉयर आप शायद फेवर करें, लेकिन क्या 15 पे कॉल चल सकती? क्या एक थर्ड पर्सन को भी यही काम करना चाहिए था? पुलिस वाले को गला पकड़ ले, उसको थप्पड़ मारने की कोशिश करे, जो आपने बात की है, मेरी जो बात मैंने शुरू की है वो ये की है कि हमारा नौजवान वकील भी इसी मुआशरे का हिस्सा है ना, वो मेरा भाई है, आपका भाई है। मैं ये इसलिए बात कर रहा हूँ, आप नहीं समझते कि यहाँ पे लॉयर्स को आते ही मुझे थोड़ी सी टाइम दिया जाए उनको? थोड़ी सी इजाज़त, क्योंकि आपके सवाल 3, 4 और मेरे प्रोफेशन से मुताल्लिक हैं, तो मैं चाहता हूं कि मैं थोड़ी सी उसकी वजाहत कर दूं। आपने 2 बातें की हैं, एक ही नौजवान वकील जो है वो कानून को अपने हाथ में ले लेता है। यही देखिए, किसी भी जगह पर किसी भी गैर कानूनी बात को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, लेकिन चूँकि हम जिस मुआशरे में रहते हैं उसमें आप परफेक्शनिस्ट नहीं हैं, उसमें आप बतौर वकील, बतौर सहाफ़ी, बतौर डॉक्टर, बतौर इंसान, बतौर मुआशरती नुमाइंदा कोताहियाँ मौजूद हैं। हमें उनको किसी भी तौर पे जस्टिफाई नहीं करना, हमने उनको बेहतर करना है। लेकिन ये अब जिम्मेदारी आप सारी अगर किसी एक शोबे पे डालिए, आप पॉजिटिविटी को भी उसको कीजिए ना, एनलाइट उसको रोशनी डालिए ना उस पर भी। जैसे आपने डॉक्टर्स के हवाले से जिक्र किया, तो उसके बाद आपने जो बाद में वाक़या होता है, जो हमारे सीनियर लोग सड़क पे खड़े रहे, जिन्होंने माजरत की, जिन्होंने मरीज़ों को गुलदस्ते पेश किए, जिन्होंने जो उन नौजवान वकला को कानून की उस मिल में से गुजारा, और ये भी आप देखिए ना कि जिन लोगों का नाम उस वाक़े में, उनके साथ सलूक क्या किया गया, दहशतगर्दों की तरह उनके चेहरे ढांपे गए, उनको हथकड़ियाँ लगाई गई, उनको ज़दोकोब किया गया। अगर एक तरफ से गलती है तो दूसरी तरफ भी तो आप देखिए ना कि ज़्यादती भी है। अच्छा देखिए, कौन आवाज़ है? मेरा अब छोटा सा सवाल है आपसे कि आवाज़ कौन है जब कहीं इस मुल्क में गैर आइनी इक़दाम होता है, जब कहीं इस मुल्क में गैर कानूनी अमल होता है, जब कहीं इस मुल्क में, इस मुआशरे में एक्सेस कमिट होती है, आवाज़ कहाँ से आती है? ठीक, आवाज़ वकील की होती है, लॉयर्स कम्युनिटी की आवाज़। पॉजिटिविटी है वहाँ तो ठीक है, वहाँ पे समझा यह जाता है कि इनका फ़र्ज़ है और कर रही हैं, अच्छी बात है, मुल्क के साथ वफा करनी चाहिए, ठीक है। जहाँ गलती होती है वो चीज़ हाईलाइट होती है। मुझे ये बताएं, बीइंग अ लॉयर, यहाँ पे कोई भी ऐसा इक़दाम, जैसे भी आपने फरमाया कि लॉयर्स इस चीज़ को लेके चलते हैं, कानूनी जंग क्यों नहीं लड़ते? क्या डॉक्टर्स एसोसिएशन रजिस्टर हो सकती है या रजिस्टर्ड है? क्या उसके ख़िलाफ़ वकला ने काम किया? क्या इस चीज़ पर काम हो रहा है? जो वकला के ख़िलाफ़ FIR उस टाइम डॉक्टर्स के ख़िलाफ़ रजिस्टर हुए, डॉक्टर्स ने रजिस्टर करवाई या वट एवर जो भी हुआ, क्या उस FIR का या जो वकला ने करवाई, क्या उसका कोई एंड आया? लास्ट पॉइंट है, देख रहे हैं ये कानूनी जंग की तरफ क्यों नहीं जाते, डंडा क्यों उठा लेते हैं? देखिए, मैंने अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में ये बात आपसे कही है कि जहाँ भी कोई गैर कानूनी अमल होता है उसको कोई भी कानून पसंद शहरी जस्टिफाई नहीं करता। लेकिन आप मुआशरे में होने वाली जो दीगर सिचुएशंस हैं या वकूअ पज़ीर होने वाली जो दीगर तब्दीलियाँ हैं, उनके असरात से अपनी इस लीगल कम्युनिटी को मुबर्रा क्यों समझते हैं? नहीं समझ रहे,
क्योंकि ये डबल ग्रेजुएट क्रीम ऑफ द नेशन है, दैट्स वाई कहा जाता है कि आपका तालीमी निज़ाम कहाँ चला गया है? डबल ग्रेजुएट तो है, लेकिन ये भी इसी निज़ाम का हिस्सा है ना। ये पढ़ के इन्हीं इदारों से आते हैं, ये इसी मुआशरे में तरबियत पा के आते हैं। तो फिर यहाँ फिर आप सहाफ़ी हैं, मीडिया वकला गर्दी कह के हमें वो देखिए वो गलत है। मैं जैसे सारा मीडिया एक वाक़या होता है, एक वकील का झगड़ा होता है, उसके सारे क्लिप्स इकट्ठे करके वो कलागर्दी वो गलत है। अगर कहीं पे पार्शली कोई मीडिया कोई देखिए पर्सनली को काम कर रहा है तो वो गलत है, उसको क्रिटिसाइज करना चाहिए। लेकिन हम जनरलाइज नहीं कर सकते किसी भी सिचुएशन। अच्छा सर, आपने 2002 में अभी बताया 2002 में इलेक्शन कंटेस्ट किया, आप जनरल सेक्रेटरी बार करे, उसके बाद फिर 18 साल गुजर गए, दोबारा आपने कोशिश नहीं की, मज़ा नहीं आया, अच्छा नहीं लगा, लीड करके सर्वाइवल को अच्छा नहीं था, तो फ्यूचर अब समझ नहीं थे, क्या वजहात क्या थी कि दोबारा आपने इलेक्शन? देखिए, मैंने एक बार कोशिश की थी, मैं उसमें हाई कोर्ट के सेक्रेटरी के लिए मैंने एफर्ट की, मुझे मौका नहीं मिल सका। बार का इलेक्शन आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाता है, ठीक है। बार का इलेक्शन आपको बहुत सारी जो आपकी शख्सी तरबियत है उसमें बहुत अच्छा किरदार अदा करता है। बाद में फिर मेरी ज़ाती मसरूफियात थी जिनकी वजह से मैं इलेक्शन को वक्त नहीं दे सका। वैसे एक चीज़ आपकी इसी बात से मैं पूछना ही चाहूँगा, क्या ये जो आपकी ज़ाती मसरूफियात हैं, बहुत सारे सीनियर लॉयर्स की ज़ाती मसरूफियात हैं या बन जाती हैं, तो बहुत सारे सीनियर लॉयर्स इन बार के इलेक्शन से हट चुके हैं। अब सीनियर सरदार साहब का नाम ले सकते हैं, उन्होंने इलेक्शंस को उस तरीके से होने किया, इलियास सिद्दीकी साहब हैं, बाकी जो सीनियर नाम हैं, यही जो लोग कुछ लोग हैं यंगस्टर्स हैं और वो जो इस एज ग्रुप में आए हैं वो रिपीट हो रहे हैं बार बार, लेकिन वो इन्हीं ज़ाती मसरूफियात की बात करते हुए सामने नहीं आ रहे। आप समझते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ है? नहीं, देखिए सरदार साहब अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। इलियास सिद्दीकी साहब ने प्रोफेशन में बहुत बड़ा नाम कमाया, वो बहुत बड़ा नाम है फ़ौजदारी साइड पे। जो हमारे इस वक्त नुमाइंदगान मौजूद हैं, आप उनको किसी भी तौर पे यंग लॉट नहीं कह सकते। वो सारे 20 से हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, ग़ुलाम मुस्तफ़ा शाह साहब हैं, वो 20 बुरा ना मान जाए, मेरा ख्याल है 20 साल से ज़ायद की वकालत है उनकी, या 25-24 साल की है। जो हमारे मेंबरान पंजाब बार काउंसिल इस वक्त रिटायर हो रहे हैं, उसमें जितने भी अहबाब हैं वो सारे 18-20 से ज़ायद तक, और 18-20 साल की वकालत जो होती है उसको आप यंग वकील नहीं कह सकते। मतलब इतना तजुर्बा जो है वो प्रोफेशन में काफ़ी होता है। हाँ, ये बात आप कह सकते हैं कि कहीं कहीं जो एक्सपेक्टेशंस हैं नौजवान वकीलों की वो पूरी नहीं हुई हैं, या नौजवान वकील ज़्यादा जज्बे के साथ इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। वो उसमें मैंने अर्ज़ किया ना कि बुनियादी तौर पर उस तहरीक के बाद ये ट्रेंड बना है कि नौजवान इलेक्शन में जल्दी आना चाहता है, 2-3 साल, और वो शऊर भी कह लीजिए, ख्वाहिश भी कह लीजिए, कुछ कर गुजरने का जज्बा कह लीजिए, उसको जो पॉजिटिविटी है आप उसको कह सकते हैं। सर अभी हालिया जो रिसेंटली आने वाले हैं नवंबर में पंजाब बार काउंसिल के इंतखाबात हैं, अब पंजाब बार काउंसिल्स के अंदर ज़्यादातर वही रिपीटर्स हैं या कुछ यंगस्टर्स हैं। अब जो रावलपिंडी बार से जो नाम आए हैं वो सुनने में यार अब उनमें ज़्यादातर हालात ऐसे यंगस्टर्स की है जो जिन्होंने पहले वकील का टेस्ट नहीं किया या उनका एक्सपीरियंस यंगस्टर्स आ रहे हैं या टीचर्स आ रहे हैं, तो सीरियस लोग क्यों नहीं आ रहे इस तरफ? क्या वजूहात हैं उनको? देखिए, मैं आपकी राय का एहतराम करता हूँ, लेकिन आपसे इख्तिलाफ इसलिए करूँगा कि वो यंगस्टर्स नहीं हैं। उसमें देखिए ना, जो रिपीटर्स में 3 लोग रिपीट कर रहे हैं और वो ये समझते हैं कि 6 सालों में उन्होंने बार की बड़ी खिदमत की है तो उनको फिर आना चाहिए। अगर उन्होंने खिदमत नहीं वो की भी हैं जो जीत नहीं सके थे, वो भी रिपीट कर रहे हैं। देखिए, उनका हक है, वो ये समझते हैं कि अगर वो किसी कमी की वजह से पिछली बार का इलेक्शन लूज़ कर बैठे हैं तो बार में उनके सपोर्टर्स की तादाद मौजूद है, वो दोबारा जीत सकते हैं। मतलब ये, और दूसरा जो थोड़ी सी तस्हीह कर दूँ, वो 43 नहीं है, मेरा ख्याल है 25 या 26 लोग हैं, 5 वोटों की गुंजाइश हो, या स्टार्ट में तो शुरू में कुछ इतने ही नाम आ रहे हैं जी, लेकिन अच्छे, मैं समझता हूँ हेल्दी कंपटीशन है उसमें। हमारे साथ के 28 साल वाले, 27 साल वाले, 30 साल वाले, इस तरह के अहबाब भी मौजूद हैं, और 20 साल वाले, 18 साल वाले भी मौजूद हैं। चूँकि बार में यानी हमारी बार को अगर आप कहें कि जवानों की नुमाइंदा बार है तो उसमें तादाद जो है वो नौजवानों की, जवानों की तादाद ज़्यादा है।
तो जवान नुमाइंदे के साथ जवान वोटर का इंटरेक्शन थोड़ा बेहतर होता है, तो उसके लिए एक अच्छी एक्सपेक्टेशन रखी जा सकती है। अच्छा सर, मैं फिर उसी बात की तरफ वापस आऊँगा। शॉर्ट से जवाब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या वकला को इलेक्शन डिग्रीज़ के बाद, लाइसेंस के बाद, प्रोफेशनल फील्ड में आने के बाद तरबियत की ज़रूरत रहती है, होनी चाहिए, या वो सीखे सिखाए हैं? अगर है तो पहला स्टेप इलेक्टेड बॉडीज़ का क्या होना चाहिए कि किस तरीके से इनको क्या सिखाया जाए कि एक रिस्पेक्टेबल तरीके से आगे बढ़ें? बहुत कॉम्पैक्ट सवाल है आपका, और एक सवाल में बहुत सारे सवाल हैं। देखिए, जो तरबियत है ना जी, बुनियादी तौर पर ये तो बंदा घर से लेकर चलता है। औलाद की तरबियत माँ बाप का फ़र्ज़ है, और फिर जब शऊर बेदार हो जाता है तो एक अच्छी शख्सियत अपनी तरबियत ख़ुद करती है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। जब शऊर बेदार हो गया तो तरबियत ऑटोमेटिकली चल पड़ती है। वकला के हवाले से एक ग्रेजुएट को आप फ़ौरन फील्ड में ले आते हैं, कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है। जिस तरह और आप किसी भी इदारे में भर्ती हो जाइए तो आपको शॉर्ट कोर्सेज़ के ज़रिए, ट्रेनिंग एकेडमीज़ के ज़रिए ट्रेनिंग देकर फील्ड में भेजा जाता है। वकला के लिए यही बार उनकी तरबियत गाह भी होती है, और यही बार उनके लिए सब कुछ होती है। अब वकला भी, मैंने बार बार रेपिटेशन हो रही है कि इस मुआशरे के मुख्तलिफ़ सेगमेंट्स से आते हैं, मुख्तलिफ़ तबकात से आते हैं, मुख्तलिफ़ जो आपके स्कूल ऑफ थाट्स हैं उनसे आते हैं, बार में आके जमा होते हैं। अपने पॉलिश सब करना है ना, मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं अर्ज़ करता हूँ बार में ही। आप देखिए ना, आपने मेरी बात की तायीद की कि इस मुल्क का कोई बड़ा काम, इस मुल्क का कोई बड़ा सिलसिला, इस मुल्क की कोई बड़ी लोग वकला की तरफ देखते हैं, वकला की तरफ देखते हैं, और वकला कम्युनिटी ने बहैसियत कम्युनिटी कौम को कभी मायूस नहीं किया है। ये जो तरबियत पे सवाल उठता है ना, ये नुक्ता मोतरज़ा है। देखिए ना, अब हमें इस सारे सेटअप में हमें क्या देकर हमसे तरबियत याफ्ता रवैये की तवक्को की जाती है? वो इस वजह से ना, देखिए मैं इसलिए अपनी बात को फिर दोबारा से दोहराना चाहूँगा। वकला क्रीम ऑफ द नेशन है, डबल ग्रेजुएट है। अगर ये वकला मुल्क की बहाली में वफाक के साथ चल रहे हैं, अच्छे तरीके से बेहतरी की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ये पढ़े लिखे लोग हैं और ये अच्छे अंदाज़े गुफ्तगू होगा। तो क्या इनकी ट्रेनिंग के लिए कुछ ऐसा सिलसिला बार को नहीं करना चाहिए? स्पेशली आप इनको सजेस्ट नहीं करेंगे कि इनको करना चाहिए कि वकला अगर किसी भी घर से उठ के आए हैं, अगर उनकी तरबियत नहीं हो सकी उस तरीके से, तो यहाँ पे आने के बाद उनको बेहतर किया जाए, पॉलिश किया जाए। यहाँ तरबियत यकीनन अच्छी तरबियत के साथ मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ, तरबियत की ज़रूरत हर शख्स को हर उम्र में हर वक्त मौजूद रहती है, और गुंजाइश रहती है कि जो चार बातें मैंने अच्छी नहीं सीखी, मुझे आज मौका मिलता है, आपसे सीखने का मौका मिलता है, किसी नौजवान आदमी से सीखने का मौका मिलता है, किसी किताब से सीखने का मौका मिलता है, मैं सीख लूँ। जब वकला की बहैसियत मजमूई तरबियत पर सवाल उठता है तो वहाँ एतराज़ उठता है। नौजवान वकला हमारा असासा हैं, हमारा मुस्तकबिल हैं, यकीनन उनकी तरबियत का बेहतर इंतज़ाम किया जाना चाहिए, और ये बार की भी ज़िम्मेदारी है, बार काउंसिल्स की भी ज़िम्मेदारी है, और हुकूमत की भी ज़िम्मेदारी है कि वो इस सारे सिलसिले में हमारे इदारों के साथ ताउन करे, जॉइंट स्ट्रेटजी बनाए, और आने वाले जैसे ये देखिए ना, अब वो जो तालीमी सिलसिला है, लीगल एजुकेशन का सिलसिला है, उसमें तो बेहतरी लाने के लिए 3 साल से 5 साल कर दिया गया है। फिर दाखिले के लिए वो एडमिशन के लिए लैड का टेस्ट कर दिया गया है। तो अब ये बेहतरी की तरफ किया गया है कि नहीं, ये गलत हो रहा है, इसको रोका जाए। देखिए उसमें किया जा रहा है। देखिए बार जो इदारा है ना, वो तालीम याफ्ता लोगों का इदारा है, पढ़े लिखे लोगों का इदारा है, तो वहाँ इख्तिलाफ राय को पॉजिटिव लिया जाता है। इख्तिलाफ राय का मतलब कभी भी उसको किसी भी बात को रोकना नहीं होता। आप समझते हैं डिस्कशन बाकी इदारों के अंदर होता है कि अगर अपना कोई डिपार्टमेंट से किसी शख्स ने कोई गलती की है तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। पंजाब बार काउंसिल्स मौजूद हैं, लेकिन आप नहीं समझते बार प्रैक्टिशनर एक्ट जो मौजूद हैं वो इतने पुराने हैं। अभी इनकी लेटेस्ट उसके अंदर इस तरह की अमेंडमेंट्स आनी चाहिए कि वो लॉयर्स को थोड़ा सा खौफ हो कि हमारे खिलाफ भी कोई एक्शन हो सकता है, और वो थोड़ा सा इसको बेहतर तरीके से नहीं, लॉयर्स को आप खौफज़दा ना कीजिए। यही एक दलेर
तबका है जो बेखौफ होकर बाहर निकलता है। जो चाहें करें, नहीं, जो चाहें की बात नहीं। मैं आपके जुमले को लेकर चला हूँ कि आपने कहा कि इनको खौफ होना चाहिए, तो मैंने कहा जी खौफ की फिजा ना करिए, लाइटर नोट पे गुजारिश कर रहा हूँ। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो बार एसोसिएशन है ना जी, जो बार एसोसिएशन का आइडियलिस्टिक किरदार है वो ये है कि मैं बतौर वकील अगर मेरे साथ ज़्यादती होती है तो मुझे ये यकीन होना चाहिए कि बार मेरे साथ खड़ी है और मैं तन्हा नहीं हूँ, और बार मेरे मुखालिफ खड़ी है, मेरी सरजनिश करने के लिए खड़ी है अगर मैं कोई गलत काम करता हूँ। इस किरदार को फ़ाल करने की ज़रूरत है। मैं ये चीज़ और ये हमारे जितने भी इदारे हैं ना, आप इस बात से इत्तफ़ाक़ करेंगे कि माजी करीब में हमारे सारे इदारे, ये सिर्फ बार एसोसिएशन की बात नहीं कर रहा हूँ, कमज़ोर हुए हैं। उसमें हमारे मुल्क के सियासी मामलात का अमल दखल है, उसमें हमारी अदम तवज्जुही का अमल दखल है। वजूहात एक से एक हो सकती हैं, लेकिन ये बात तय है, ये बात मुसल्लम है कि हमारे इदारों को बेहतर करने की ज़रूरत है, हमारे सारे इदारों को, सरकारी इदारों। टाइम हो रहा है, बस एक सेकंड में जवाब दे दीजिएगा कि क्या अगर गवर्नमेंट तवज्जो नहीं देती है, मोराल वकला का डाउन हो रहा है, इमेज वकला का डाउन हो रहा है, क्या इलेक्टेड नुमाइंदों को खुद इस पर सीरियसली सोचना नहीं होगा, या हम फिर गवर्नमेंट का इंतजार करते रहे? वो करेंगे ठीक है, नहीं तो फिर जैसे चल रहा है सब। आपने मुझे जवाब के लिए 1 मिनट दिया और सवाल आपका मुतकाज़ी है कि मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं। हमारा मोरल डाउन नहीं हो रहा, हम कमज़ोर नहीं पड़ रहे, हम जितने भी नामसाद हालात हैं हम वहाँ खड़े अपना फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं। वी आर परफॉर्मिंग। ज़रूरत तो है ना कि हमारे इदारों को भी सरकार की मुआवनत की, मदद की ज़रूरत है, और हम में भी तब्दीली की, बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। हम इस बात से तो इनकार नहीं कर रहे ना जी कि हमारे जो लॉयर्स कम्युनिटी में बेहतरी नहीं आ सकती या नहीं आनी चाहिए। मुस्बत तब्दीली की गुंजाइश हर शख्सियत में और हर इदारे में हर वक्त मौजूद। ठीक हो गया जी नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। चौधरी वारिस साहब से बात हो रही है, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई है वकला की वेलफेयर के हवाले से, आगे इनके फ्यूचर के हवाले से, इनकी तरबियत की अखलाकियात के हवाले से। अगले फेज़ की जाने बढ़ेंगे। सियासत पे बड़ी गहरी नज़र है इनकी। मैं थोड़ी सी चौधरी साहब आपसे बात करना चाहूँगा कि वकला सियासत से बहुत ज़्यादा अटैच हैं, मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियों के साथ इनकी अटैचमेंट है, इनके एक फोरम्स बने हुए हैं बार्स के अंदर पूरे पाकिस्तान में, और उन फोरम्स में रहते हुए क्या वकला इत्तेहाद डिस्टर्ब नहीं होता इस तरह? देखिए, 2 बातें हैं इसमें, बुनियादी बातें हैं। वकला ने हमेशा मुल्क में जमहूरियत की बहाली की, जमहूरियत की तक़वियत की बात की है। हमने हमेशा जमहूरियत की मजबूती के लिए हमारे वकला कम्यूनिटी ने किरदार अदा किया है। तो जो हमारे वकला मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के साथ मुंसलिक हैं और बार में उन्होंने अपने लीगल फोरम्स बनाए हुए हैं, लीगल फोरा बनाए हुए हैं, तो ये पॉजिटिव बात है। इसलिए कि एक पढ़ा लिखा प्रोफेशनल वकील जब किसी सियासी जमात के साथ मुंसलिक होकर अपना किरदार अदा करता है तो बेहतरी की तरफ जाता है। जहाँ ये बात ओवरलैप करती है, एक वकील को अपने सियासी लीडर के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार, अपने फरवर का इजहार ज़रूर करना चाहिए, लेकिन यूनिफॉर्म पहनकर अपने लीडर की गाड़ी के साथ नहीं लटकना। मैं यही चीज़ पूछना चाह रहा था, यही पूछना चाह रहा था। जहाँ अगर कहीं ऐसा हो रहा है तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें हमें बेहतरी की गुंजाइश निकालनी चाहिए, बेहतर करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो वकला का कॉज़ है वहाँ आप देख लें सारी जमातों के वकला इकट्ठे हो जाते हैं, और वो शऊर की एग्जिस्टेंस की बात है कि शऊर एग्जिस्ट करता है। देखिए, बड़ी सादा सी बात है, जहाँ इल्म है वहाँ दलील है, जहाँ जहल है वहाँ तशद्दुद है। बहुत तो जो वकील है वो इल्म की और दलील की बात करता है ना, तो कहीं हमारा कोई बच्चा कहीं जब किसी झगड़े में पड़ जाता है तो वहाँ वो आप उसको तरबियत की तरफ ले करना चाहिए, उसको अभी और सीखना है। और वही वकील जब 4 साल बाद, 5 साल बाद दलील के साथ बात करता है तो हैरान कर देता है।
ये जो मैं मुकम्मल कर लूँ, ये जो आपने बात की है ना जी कि हमारे वकला का सियासी जमातों के साथ ताल्लुक़ है, ये खुशाइन बात है, क्योंकि आपकी समाज जो सियासी जमातें हैं उनका लीगल विंग मजबूत होगा तो उनकी जो अदालती मामलात हैं, उनके जो कानूनी मामलात हैं, उनमें बेहतरी आती है। लेकिन जो मैंने बतौर वकील एक गुजारिश की है कि हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त देखने में आता है सोशल मीडिया पे या इस तरह से कि वो कहीं जज्बाती होकर उनको ये याद नहीं रहता या ख्याल नहीं रहता कि वो जो पहले वकील हैं और बाद में सियासी कारकुन हैं, तो वो चीज़ें जहाँ कहीं ओवरलैप होती हैं मैं समझता हूँ वहाँ वो गलत है। उनका डिफेंस ये होता है कि जी हम मुल्क कौम के लिए बेहतरी के लिए आगे बढ़े हैं, एक ही डिफेंस होता है। दूसरा उनका डिफेंस ये होता है कि हमने इनके साथ वफादारियाँ करके हमने बार को फ़ायदा पहुंचाना है। ज़ाहिर है जो सिटिंग गवर्नमेंट है उनसे हमने कोई ग्रांट ले रही है, जो भी उनका है, ये डिफेंस ये कहीं इंडिविजुअली किसी की बात हो उनके मफादात होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि ऐसा ही है। आप समझते हैं ये गाड़ी पे लटकने वाली बात अभी आपने की है, जिसको आपने बिल्कुल रिफ्यूज़ भी किया कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, उसकी वजह पीछे ये हो सकती है, ये वजूहत हो सकती है। देखिए ना, ये तो वजह मैन टू मैन डिफ़र कर सकती है ना, कहीं बात ये जज्बातियत में हो सकती है, कहीं बात ये जवाब वाली बात भी किसी केस में ठीक हो सकती है, मैं उसको उस तरह रद्द नहीं कर सकता, मैन टू मैन डिफ़र करती है। लेकिन जो बात गलत होती है उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। गलत बात कोई भी करे, कोई भी जी शऊर आदमी उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता। अच्छा, बार को लीगल विंग से बार को फ़ायदा पहुंचाना, बार घर है हमारा, हम में से बार का जो बेटा जहां जहां मौजूद है वो बार के लिए अगर कोई बेहतरी की बात करता है तो उसको वेलकम किया जाता है और उसको अप्रिशिएट किया जाता है। देखना ये होता है ना कि वो किस कॉस्ट पे बार को फ़ायदा दे रहा है। बार प्रैक्टिशनर एक्ट में अमेंडमेंट तो आ सकती है कि अगर ऐसा हो रहा है इलेक्टेड बॉडीज़ को चाहिए कुछ अमेंडमेंट। देखिए, सबसे पहले तो कर दें, मैंने जैसे पहले कहा कि अगर कुछ ऐसी लिमिट्स क्रॉस हो रही हैं तो ये अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे कि यार हमें पूछा जाएगा तो शायद बेहतरी आ जाए। एक चीज़ गलत हो रही है ना? मैं आपके सवाल का जवाब इस सवाल से पहले दे चुका हूँ कि बार का किरदार क्या है। बार का किरदार ये है कि जब कोई वकील गलत करे तो उसको ये फ़िक्र हो कि मेरी बार मेरा मुहासबा करेगी, और जब किसी वकील के साथ कुछ गलत हो तो उसको ये ढारस हो, उसको ये उम्मीद हो कि मेरी बार मेरे साथ खड़ी। रिटर्न में लॉ तो आ जाना चाहिए ना? नहीं, लॉ की तो देखिए ना, असेंबलीज किस लिए हैं? बार प्रैक्टिशनर एक्ट जो है, बार प्रैक्टिशनर एक्ट भी देखिए असेंबली ने ही करना है ना उसको। हमारी तो आज की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि लॉयर्स प्रोटेक्शन एक्ट लाइए कि अगर एक वकील किसी माशरती तौर पे मजबूत और गलत बंदे के सामने खड़ा है अपने मौक्कल के साथ, तो उसका तरीक़ाकार क्या ये है कि वकील को तशद्दुद का निशाना बना दिया जाए, वकील को अगवा करा लिया जाए, वकील को कत्ल कर दिया जाए, वकील को खौफज़दा कर दिया जाए। तो वकला की प्रोटेक्शन के लिए क्या कोई लॉ है? ये ज़रूरत है, दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर दैट देयर शुड बी अ लॉ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लॉयर्स सो दैट द लॉयर्स कुड मूव इन ए वेरी सिक्योर्ड एटमॉस्फियर, ताकि उनको ये तो हो ना कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी कुछ है। अच्छा, वो जो बाद में फिर एक और सिलसिला शुरू हो जाता है, ये नहीं हुआ था, ये हुआ था, ये नहीं हुआ था, ये हुआ था, और बात दब जाती है। अब पिछले दिनों में आप देखिए ना, वकला के कत्ल के वाक़यात सामने आए हैं, वकला के अगवा के वाक़यात सामने आए हैं, वकला पर तशद्दुद के वाक़यात सामने आए हैं। उसमें बहुत के लिए खड़े हुए हैं, खुद के लिए अभी तक शायद कुछ नहीं कर पाए। नहीं, आवाज़ तो है ना, आवाज़ तो है, आवाज़ है ना। इस वक्त जिस बार में भी आप जाइए, जिस फोरम पे भी आप जाइए, आपको ये आवाज़ मिलती है ना कि लीगल बिल लाइए, जो लॉयर्स प्रोटेक्शन एक्ट है वो लेकर आइए। आखिरी फेज़ की तरफ पढ़ूँगा चूँकि टाइम भी थोड़ा है। पाकिस्तान की सियासत के ऊपर भी आपकी गहरी नज़र है, आपका एनालिसिस सुना गया है पहले भी। थोड़ा सा इस हवाले से बताइए कि जो पाकिस्तान की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, सिटिंग गवर्नमेंट है, इनकी पॉलिसीज़ के हवाले से एज अ न्यूट्रल पर्सन, एज अ लॉयर, एज अ सीनियर लॉयर, आप क्या समझती हैं कि ये इनकी जो पॉलिसीज़ हैं ऐसी हैं? क्योंकि इस टाइम बहुत कंफ्यूजिंग सिचुएशन है। मैं अगर ये बात किसी नून लीग या किसी PTI या किसी और पार्टी के नुमाइंदे से बात कर रहा होता तो उसकी शायद डिफरेंट होती। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के हवाले से पॉलिसीज़ बन रही हैं, कहा यह जा रहा था कि चूँकि इन्फ्लेशन थी, डिफ्लेशन की तरफ लेके आना है, लोगों को एक पॉलिसी देनी है, एक टारगेट देना है, एक लाइन एंड लेंथ देनी है। तो पहले बेमुहारे चल रहे थे, तो इसके लिए शुरू में 2-3 साल हमें ये टफ़ टाइम देखना पड़ेगा, अपनी इकोनॉमिक्स ठीक करनी पड़ेगी। तो बात तो किसी हद तक सही है, ये सब कुछ होगा,
तभी जाके मामला ठीक होंगे। और अगर इसी वजह से ये हो रहा है तो शायद बेहतरी हो रही है। कि क्या समझते हैं कि ये वाकई हो रहा है और अगला फ्यूचर हमारा अच्छा होगा, सेफ होगा? देखिए शाह जी, गवर्नमेंट को अवाम ने 5 सालों के लिए इलेक्ट किया है, ये ठीक, उनके पास टाइम है, ठीक, लेकिन मायूसी जो है ना वो फैल गई है मैसेज में। अब जो उनके क्या कहना चाहिए लोग हैं वो इसको बेहतर समझ सकते हैं कि उनको क्या करना है। मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं उनको मशवरा दूँ, लेकिन जिस तब्दीली का नारा लेकर हुकूमत आई थी, तब्दीली किस तरफ की आई है, तब्दीली कैसी आई है? पॉजिटिव तब्दीली का नारा लेकर ये लोग आए थे। ऐसे ही है। और ये भी, इसमें भी कोई दूसरी बात नहीं है कि मुल्क के मुआशी मसाइल हैं, मुआशरती मसाइल हैं, मुल्क इंटरनेशनली उसके लिए मसाइल हैं। ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं। हुकूमत आसान नहीं है। चंद घंटों में, चंद महीनों में इवन अपना घर का माहौल इंसान चेंज करना चाहे, तब्दीली ना, जो वो नहीं आ सकती। फितरत तब्दील होने में टाइम लगता है। सिस्टम को तब्दीली देखना ये है कि क्या तब्दीली जो हो रही है, चले हम कहते हैं मज़ीद 5 साल ले लेते हैं, 10 साल नहीं, 5 ना लें, 3 नहीं, मैं लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मज़ीद अगर इसके बाद 5 साल अगली इलेक्शन पे गवर्नमेंट भी इनकी आ जाती है, क्या तब्दीली आ रही है? अगर तो फ्यूचर आप समझते हैं, आप जो आपकी नज़र क्या है फ्यूचर में, क्या समझते हैं कि क्या ये बेहतरी हो रही है? तो हम मज़ीद टाइम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें क्या गारंटी है छोटी है कि ये ठीक हो रहा है या ख़राब हो रहा है? मामला ख़राब। देखिए, बतौर सहाफ़ी आपका एनालिसिस यकीनन एक अहमियत का हामिल है। मेरी राय ये है कि तब्दीली होती नज़र आनी चाहिए। जैसे लॉ का एक उसूल है ना कि इंसाफ सिर्फ हो ना, होता हुआ नज़र भी आए। तब्दीली के दावेदारों को इस बात पर गौर करना चाहिए कि तब्दीली होती हुई नज़र भी आए। तब्दीली पॉजिटिविटी, उसके असरात आम लोगों तक पहुँचने शुरू हो जाने चाहिए। पॉलिसीज़ पे तनकीद की जा सकती है, टारगेट्स को उस तरह से अचीव नहीं कर पा रहे जो टाइम इनका आपके सामने है। मैं अगर इस तरह मुनासिब नहीं होगा, नहीं, हम देखें ना, हम किसी पार्टी की तरफ से तो बात कर नहीं रहे, हम जनरल बात कर रहे हैं। तो जनरल बात, एक लेमैन है या एक लॉयर है, वो क्या समझता है कि हालात ख़राबी की तरफ जा रहे हैं, ये बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? एक पर्सनल व्यू होता है, हर बंदे का व्यू पॉइंट है। मेरा ख्याल है कि बेहतरी की अलामतें ज़ाहिर नहीं हो रही। अच्छा, फिर आप क्या समझते हैं आने वाले टाइम में अगर ये नहीं 5 साल अगले भी ले सकते, या ये इस टाइम में हमें टारगेट नहीं दे रही, इसको तब्दीली समझ के लोगों ने वोट दी है, तो फिर कौन मायूसी फैलेगी ना? मुजाहिद कौन है? देखिए, बुनियादी बात ये है शाह जी कि जो प्रेजेंट रजीम है ना जी, इमरान खान साहब को लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ ऐसा ही है, वोट दिया है। और जो नारा उनका था, जो आवाज़ उनकी थी, जो लोग अट्रैक्ट हुए, वो आम लोगों के दिल की आवाज़ थी। ऐसा ही ये कर्जे हैं, ये है, जो भी उन्होंने कहा, बिल्कुल अट्रैक्ट हुआ। और बहुत तवील अरसे के बाद वो लोग भी वोट डालने के लिए निकले जिन्होंने कई सालों से वोट नहीं डाला था। अब अगर आप मुआशरत पे देखें, मैसेज पे देखें, तो वो लोग मायूसी की बात करते नज़र आते हैं। किसी भी हुकूमत का फेल हो जाना, किसी भी हुकूमत का नाकाम हो जाना मुल्क के मफाद में नहीं होता। ये निज़ाम है और इस निज़ाम की बका हुकूमतों के टारगेट अचीव करने में, हुकूमतों के कामयाब होने में है। और आम बंदे का जब तक वोट के प्रोसेस पर एतमाद बहाल रहेगा, तब तक ये सिलसिला कामयाबी के साथ चलता रहेगा। ये सियासी मुखालफत की बात नहीं है कि ये गवर्नमेंट तकरीबन फेल होती हुई नजर आ रही है। फ्यूचर को मुझे तसल्ली बख्श नहीं है। मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने ये गुजारिश की है कि इनके जो इस वक्त की काविश के नताइज हैं वो हौसला अफजा नहीं है। लेकिन अभी इनके पास देखिए ना, इन्होंने 2 साल गुजारे, इनके पास 3 साल का वक्त है, शायद बेहतरी हो जाए, बेहतरी की कोशिश करनी चाहिए। ये नहीं तो बस एक लाइन में प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल आखिर पे हम पहुंच चुके हैं। अगर ये नहीं तो फिर कौन? जिसको सियासी पार्टी को मुजाहिद आप समझते हैं, जिसको पाकिस्तान के अवाम ने तो पहले भी गलत चुन लिया ना। अगर ऐसी बात नहीं, मैं ये नहीं कहता। देखिए, मैं ये नहीं, वो शाह जी आप बात को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। अवाम को मौका मिला है, अवाम ने इनको मौका दिया है। अगर ये अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरते हैं तो अवाम इनको भी वापस ला सकते हैं। और अवाम जिसको, देखिए ना, वो जो हिंदी का मुहावरा है, दुल्हन वो जो पिया मन भाई, हुकूमत उसकी होगी जिसको अल्लाह देगा, जिसको अवाम मुंतखब करेंगे। लेकिन आप समझते हैं इस वक्त इनके मुकाबले में कोई और पार्टी, सियासी जमात ऐसी नहीं, ये ऐसा नहीं है। बाकी जमातें, मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, दीगर जमातें हैं, वो सारी अपनी अपनी स्ट्रगल में मौजूद हैं, अपोजिशन का किरदार अदा कर रही हैं, ठीक कर रही हैं, नहीं कर रही हैं। लेट दी पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसाइड। बस आखिर में सर पैगाम दीजिएगा वकला को और इलेक्टेड बॉडीज़ को
कि फौरी तौर पर इनको वकला की बेहतरी के लिए प्रोटेक्शन एक्ट के हवाले से, बार प्रैक्टिशनर में एक्ट में अमेंडमेंट के हवाले से फौरी तौर पर क्या हंगामी बुनियादों पर इकदाम उठाने चाहिए? हमें अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए और जो ऐवान इक़्तिदार तक अपनी इस रिक्वायरमेंट को पहुंचाना चाहिए कि जो हमारी तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हमारी कम्युनिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लॉयर्स प्रोटेक्शन एक्ट है उसको बहुत शुक्रिया, टेबल किया जाए। बहुत शुक्रिया जी। चौधरी वारिस खान जो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी खूबसूरत बात हुई। उन्होंने आखिर में बड़ा अच्छा पैगाम दिया कि कोई डंडा नहीं मारना, कोई सख्ती नहीं करनी, अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, कोशिश जारी रखनी चाहिए। जो वकला का तरीक़ाकार है, प्रोटेस्ट करें, आवाज़ पहुंचाएं, तहरीक को मजबूत करें और फिर जो बेहतर समझते हैं या जो बेहतरी होनी चाहिए उस पर अमल दरामद कराने के लिए हालात पैदा करें। बड़ी खूबसूरत अंदाज में इन्होंने बात की। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम का बात ख़त्म होता है। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।